हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है किस तरीके से डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, उनका एरिया कैसे जो है क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इसका इफेक्ट जो है वाइल्ड लाइफ पर, एनिमल्स पर जो है कैसे हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से हमको क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है नेचर में, इन्वायरमेंट में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, वी शेयर दिस प्लेनेट विद द बिलियंस ऑफ द अदर लिविंग बींग्स। ये तो सिंपल सा चीज है कि इस प्लेनेट पे जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं है, भले ही सुपीरियर ह्यूमन बींग्स है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अलावा मिलियंस ऑफ क्या है, अदर जो है लिविंग बींग्स है। वो हो सकता है ह्यूमन बींग से छोटे भी होंगे, हो सकता है ह्यूमन बींग से बड़े भी होंगे। ठीक है। स्टैंडिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उसके बाद लिचेंस, उसके बाद बनियान ट्री, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो है हो सकता है। मतलब इस प्लेनेट पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी वैरायटी कहाँ से कहाँ तक है, बैक्टीरिया से लेके बनियान ट्री तक। ठीक है। इतने बड़े डिफरेंस तक जो यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है। और क्या क्या होते हैं, देखो एलिफेंट हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, दिस इंटायर हैबिटेट दैट विल लिव इन द इमेंस बायोडाइवर्सिटी वी ह्यूमंस अलोंग विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट ऑफ वेरी मच डिपेंडेंस ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब इस दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कहीं ना कहीं इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हम लोग क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग है, जो कि अपने नीड के लिए क्या होता है, इन सब जो है यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं उन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, द एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, कुछ पॉजिटिव बैक्टीरियाज मतलब जो अच्छे काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे तुलसी का हो गया, नीम का हो गया, ये सब क्या करते हैं, एयर के जितने भी उसमें जो खराब चीजें उनको क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं और फ्रेश एयर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। यहाँ तक कि वाटर को क्लीन करने का काम भी बैक्टीरिया ही करते हैं। सॉइल के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इन दिस आर आल्सो प्राइमरी प्रोडक्शन फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन ऑन विच ऑल द लिविंग बीइंग डिपेंड। ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। इसके अलावा क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट भी क्या करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। क्यों रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनसे हमको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलती हैं। अब वाइल्ड लाइफ से कैसे रिसोर्सेस मिलती हैं, तो हमको फ्यूल मिलता है, यहाँ से लकड़ी मिलती है, बहुत सारे जो है मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। तो बहुत सारी चीजें जो है फॉरेस्ट से जो है हमको मिलती है। ठीक है। और इस दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, उसका 25% अप्रोक्सीमेटली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से ही आता है। ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सोच लो। ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्लोरा और फौना के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। ये चीज आपने ये वर्ड जो सुना होगा, फ्लोरा और फौना मतलब इस प्लेनेट पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, वनस्पति मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। देखो, if you look around you will be able to find that there are some animal and plants। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, अपने अपने एरिया में देखा होगा। ठीक है। यूनिक एनिमल्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्लांट्स भी जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, और ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल किसी दूसरे लोकेशन पर जो है नहीं मिल सकते। ठीक है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया जो है, अगर हम लोग बात करें पूरी दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज की जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रीजन जहां पर जो है एक से ज्यादा वैरायटी या फिर मोर देन मिलियंस ऑफ वैरायटी जो है जहां पर मिलते हैं लिविंग बींग्स के। ऐसे एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं। ठीक है। या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उन्हीं टॉप 5 कंट्रीज में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया भी क्या होता है, उन टॉप 5 कंट्रीज में आता है जहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ट्री से लेकर, एनिमल से लेकर, प्लांट से लेकर, बहुत सारी चीजों में जो है क्या है, बहुत सारे जो है वैरायटीज जो है इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है। तो देखो वही बोल रहा है, एंड हैज द नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी स्पेसीज हैं, ठीक है,
पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरे प्लेनेट अर्थ में जितने भी स्पेसीज हैं उसका 8% स्पेसीज कहाँ मिलता है, ओनली इंडिया में जो है मिलता है। और ये रफली कितने है देखो, 1.6 मिलियन। 1.6 मिलियन मतलब समझ रहे हो, 16 लाख स्पेसीज हमारे इंडिया में जो है मिलते हैं, ठीक है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर एट बी डिस्कवर्ड। और ये जो है क्या हो सकता है, अभी जो इतना मिला है ये तो ये एस्टिमेटेड है, हो सकता है कि इससे डबल या 3 टाइम्स भी जो है क्या हो सकता है और भी मिल सकता है अगर हमने डिस्कवर किया तो, ठीक है। You have already studied in the detail about the extent and the variety of forest and the wildlife resources in India. आप लोगों ने पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुका होगा कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया में किस तरीके से, ठीक है। You may have realized the importance of these resources in our daily life. अब इनका इंपॉर्टेंस तो इन्वायरमेंट के लिए है ही, साथ ही साथ ये हमारे लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलते जाएगा। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted, but literally they undergo stress mainly to the intensity of our environment. ये तो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पर क्या हो गया, एक डेंजरस सिचुएशन जो है क्या हो गया, इन पर आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इनके जो लाइफ स्पेन है वो, या इनका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 1.6 मिलियन है, उसमें भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कुछ जो हो रही है वो गायब होते जा रही है, ठीक है। चलो उसी के बारे में भी हमको इस चैप्टर में भी पढ़ना है कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, over 81,000 species of fauna and the 47,000 species of flora are found in this country. लगभग लगभग हमारे कंट्री में जो है कितना है देखो, 81,000 इस क्या है, फ्लोरा है, और 47,000 क्या है, फौना है, ठीक है। इन दिस कंट्री of this estimated 47,000 plant species, about 15,000 flowering species and the endemic, मतलब और उसमें से 47,000 प्लांट्स और 15,000 जो फ्लोरिंग स्पीस हैं वो क्या है, खत्म होने के कगार पर है, मतलब इंडिजीनियस है, ठीक है, आर इंडेमिक, इंडिजीनियस टू इंडिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में, यहाँ पर एक चीज दिया देखो हमको, बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, फिर भी देख लेते हैं। बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज द इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ इन द कल्टिवेटेड स्पीस। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उनका रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत रिच होता है वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में। कल्टिवेटेड स्पीस होते हैं, फ्लोरा एंड फौना होते हैं, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। और ये सब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर जो है इंटरडिपेंडेंसी जो है होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammal are on the threatened list, ठीक है। मतलब एक एस्टिमेट के अनुसार क्या होता है कि इंडिया में जितने भी जो है क्या है, फ्लोरा है उसका 10% और 20% जितने भी मैमल्स जो मिलते हैं वो क्या है, थ्रेटन कंडीशन पर है, मतलब वो क्या है, विलुप्त होने के, मतलब उन पर जो है खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। Many of these would now be categorized as a critical। अब उसमें भी हमने जिन जिन पर जो है, जिन फ्लोरा जिन फौना जिस एनिमल पर जो है खतरा मंडरा रहा है उसको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया, जैसे क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरीके से जो है क्या क्या उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्रिटिकल है, दैट इज वन ऑफ द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, ये क्या है, खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे चीता, चीता जो है ये क्या है, इस अर्थ के प्लेनेट पर जो है, जो जमीन पर सबसे तेज चलने वाला जो एनिमल है वो कौन है, चीता। इनकी भी संख्या क्या हो गई है, कम होने वाली, ठीक है। पिंक हेडेड डक, ये भी क्या हो गया, जिनका हेड जो होता है पिंक कलर का होता है, ये डक जो है क्या हो गई, ये भी कम होने वाले, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे प्लांट्स जैसे लाइक मधुका, ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो, इनफैक्ट वन कैन से हाउ मेनी स्पेसीज में हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। अब इसके अलावा ये तो डेंजर्ड कंडीशन में, इसके अलावा कुछ और चीजें जो कि पूरी तरीके से इस प्लेनेट से गायब भी हो चुकी है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इंडिया के बारे में। और do you know that among the largest animal in India, 79 species of mammals, 44 of birds, 15 of the reptiles and the 3 of the amphibians are the threatened। इंडिया में जितने स्पेसीज हैं उसमें से 79 स्पेसीज किसके हैं, मैमल्स के, 44 बर्ड्स के, 15 रेप्टाइल्स के और 3 जो है एम्फीबियंस के। इन पर खतरा जो है मंडरा रहा है, दे आर इन थ्रेटन्ड।
नियरली 1500 प्लांट्स स्पेसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड, और 1500 प्लांट ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। Flowering plants and the vulnerable animal have recently become the extinct in the rate extreme to be 50 to 100 times the average expected natural rate। और साथ ही साथ इनके जो खत्म होने का जो रेट है वो क्या हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब पहले इनका खत्म होने का जो रेट था वो 50 था, इनका एवरेज क्या था, 50 के रेट से खत्म हो रहे थे। अब उनके खत्म होने का जो रेट है वो क्या हो गया, 50 से जो है 100 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब पहले ये धीरे धीरे क्या हो रहे थे, खत्म होते जा रहे थे, लेकिन आज के डेट में इनके फिनिश होने का जो रेट है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, देखो एक बहुत बड़ा रीजन है फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ के लिए जो डेंजरस का जो काम कर रहा है वो कौन है, वाइल्ड फॉरेस्ट का जो है क्या करना, फायर करना, ठीक है, फॉरेस्ट को साइज को क्या करना, छोटा करना। तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और समझाया देखते हैं। वैनिशिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या करना, वैनिश करना, खत्म करना। The dimension of deforestation in India are the staggering. The forecast cover in country is estimated at 6,37,293 square kilometer, which is 19.39% of the total geographical area। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, एक एस्टिमेशन के हिसाब से जो है इतना स्क्वायर किलोमीटर क्या है, क्या है, जंगल है, और वो पूरे हमारे इंडिया का कितना है, 19.39% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है, ठीक है। और उसमें भी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, 11.4%, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट मतलब सघन, मतलब डेंसिटी जहां पर जो है प्लांट्स की ज्यादा है। ओपन फॉरेस्ट इतने परसेंट है, एंड द मैंग्रोव वन जो होते हैं ये इतने परसेंट है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, और मैंग्रोव वन क्या होता है, उसके बाद एवरग्रीन क्या होते हैं, डेसिडियस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। According to the State of Forest Report 1999, the dense forest cover has increased। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से एक अच्छी बात क्या है कि जो डेंस्ड फॉरेस्ट है उसका एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन however this apparent increase in the forest cover is due to the plantation by the different agencies। अब 1997 में जितना डेंस एरिया था उससे बढ़कर ये कितना हो गया, 1999 में 2 साल में बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इस बढ़ने के पीछे जो है क्या है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि काम करती है, बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो क्या बोलते हैं अर्बन, क्या बोलते हैं रूरल एरिया के जो लोग हैं क्या करते हैं, स्पेशली जो है वो रिलीजियस या सोशली जो है क्या होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं। खासकर जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको क्या करते हैं, वो जंगल की बहुत अच्छे से क्या करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। तो इन सब लोगों के कारण ही क्या हुआ है, डेंस पॉपुलेशन जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल फॉरेस्ट एंड द प्लांटेशन। और ये जो रिपोर्ट है ये नेचुरल फॉरेस्ट और जो प्लांट किया गया दोनों को मिलाकर जो है बताया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक यहाँ पर जो है हम लोग इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है IUCN। ये आपको पता होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जनरली इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट जो क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर जो है काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं IUCN। और IUCN का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये क्या करता है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसका ऑफिस है। और ये पूरी दुनिया में क्या करता है, जहां चाहे अफ्रीका कंटिनेंट हो, एशिया कंटिनेंट हो, यूरोप हो, कहां भी हो, कहीं पर भी हो, वहां के सारे एनिमल्स, वहां के सारे प्लांट्स, वहां के सब चीज का क्या करता है, ये रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और बार बार रिपोर्ट डिक्लेयर करता है कि इस एरिया में इतना परसेंट जो है क्या हो गया है, फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है या फॉरेस्ट कवर कम हो गया है, इस जगह पर पाए जाने वाले एनिमल इतने कम हो गए या इतने बढ़ रहे करके उन सब चीजों का जो है ये मैनेजमेंट करता है। तो जो एनिमल्स जो इस पूरे प्लेनेट में हमको मिलते हैं, IUCN ने उसका क्या किया है, अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग कैटेगरीज में जो है रखा है। जैसे पहला कैटेगरी क्या है, नॉर्मल स्पेसीज। नॉर्मल स्पेसीज मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ये इसके अंडर में, इस कैटेगरी के अंदर में ऐसे एनिमल्स या ऐसे स्पेसीज आते हैं जो कि अपने नॉर्मल कंडीशन पर है, ठीक है। मतलब क्या है, इनका जो स्पेसीज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, इन पर खतरा जो है अभी नहीं है। जैसे कैटल हो गया, साल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गए, ये सब ऐसे स्पेसीज हैं जो कि सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसको नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया।
फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड मतलब जिन पर खतरा मंडरा रहा है, अगर इनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं की गई तो हो सकता है ये कुछ सालों में पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, सो देखो, दीज आर स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने के कगार पर ये खड़े हुए, मतलब खत्म होने के लाइन पर ये खड़े हुए हैं। The survival of such species is difficult if the negative factor that have led to the decline in their population continue to operate। और इन पर जो है एक खतरा क्या मंडरा रहा है, इनको रहने के लिए जैसा कंडीशन चाहिए, जैसे आपको रहने के लिए, आपको अपने घर में रहने के लिए क्या चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, सफिशिएंट इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से इन सारे क्या करते हैं, स्पेसीज को रहने के लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होता है। ये हर कंडीशन पर जो जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या हो रहा है, इनको जो है नेगेटिव फैक्टर्स जो है क्या कर ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से इनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसीज आर ब्लैक डक, ठीक है, काला बतख जिसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो हो गया, लायंस हो गया, टेल हो गया। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें जो है जो कि क्या हो रही हैं, नेगेटिव इंपैक्ट के कारण, मतलब इन्वायरमेंट पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट होने के कारण। अब ये नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमन बीइंग के कारण हो सकता है या नेचर के कारण भी हो सकता है, तो इनके कारण क्या हो रही है, इनकी संख्या कम होते जा रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वल्नरेबल स्पेसीज। नॉर्मल कैटेगरी हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं वल्नरेबल। दीज आर स्पेसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब इंडेंजर्ड तो ऐसे हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा, लेकिन इंडेंजर्ड लेवल से एक लेवल जो आगे पहुंच गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पेसीज के अंडर में जो है रखते हैं। ठीक है, मतलब इंडेंजर्ड से और ज्यादा खतरा इन पर है। ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं, अगर नेगेटिव इंपैक्ट जो है इनका कंटिन्यूअसली अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो ये इन फ्यूचर क्या हो सकते हैं, पूरे खत्म भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, ब्लू सीप, एशियाटिक एनिफल, गैंगेटिक डॉल्फिन जो गंगा में डॉल्फिन मिलता है। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट जो इंडिया में साउथ क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया में ही बचे हुए हैं, बाकी सब जगह क्या हो गए, ये धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है रेयर स्पेसीज। Species with small population may move into the endangered to the vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate। अब ये इसके अंडर में ऐसे स्पेसीज आते हैं जिन पर अगर नेगेटिव इंपैक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता गया तो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल से भी ये आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, देखो, स्पेसीज आर द हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, ब्राउन बियर जो हिमालय में मिलता है वो क्या है, बहुत ज्यादा हिमालय का जो है टेम्परेचर में वैरायटी होने के कारण ये क्या हो गए, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स, ये जो है डेजर्ट फॉक्स जो है आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, हॉर्नबिल्स, ये सब ऐसे चीजें हैं जो कि रेयर कंडीशन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, जिसको IUCN ने जो है डिवाइड किया अगले कैटेगरी में, एंडेमिक स्पेसीज। दीज आर स्पेसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज। ये ऐसे स्पेसीज थे जो कि पहले बहुत वाइड एरिया पर मिलते थे, लार्ज एरिया पर मिलते थे, लेकिन आज के डेट पर क्या हो गया है, ये बहुत कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर ही क्या हो गए हैं, सिकुड़ कर रह गए हैं। ठीक है, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और जो जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब इनके सिकुड़ने का रीजन क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और जियोग्राफिकल जो है बैरियर्स भी जो है हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखो, तो अंडमान टील्स जो है या अंडमान निकोबार पीजन, ये स्पेशल टाइप के क्या स्पेसीज हैं जो कि क्या इन्हीं एरियाज पर जो है सिकुड़ कर रह गए हैं, अंडमान वाले एरिया पर और निकोबार। आपको पता होगा अंडमान निकोबार क्या एक आइसलैंड है, तो इन्हीं आइसलैंड पर जो है ये क्या हो गया, बहुत कम अमाउंट में बचे हुए। ठीक है, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, मीटियोन हो गया, अरुणाचल प्रदेश में जो मिलते हैं, ये सब इस कैटेगरी में जो है आते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सटिंक्ट, ये क्या है, देखो, these are species which are not found after the searches known or the likely areas where may have occurred। इसके अंडर में ये मतलब पूरे खत्म हो चुके हैं, फिनिश्ड है, लास्ट कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंडर में ऐसे स्पेसीज आते हैं जिनके बारे में हमको पहले नॉलेज थी कि ये स्पेसीज मिलती है, लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग उसको ढूंढेंगे कि ये स्पेसीज कहाँ है तो वो हमको नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक, इसको ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये खत्म होके पूरे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग, अभी हमने बात की जैसे एशियाटिक चीता के बारे में बात की, ठीक है, ये खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं या फिर इंडेंजर्ड कंडीशन पर हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा सा जो है क्या होता है, हमको एक पॉइंट दिया है, वेयर डिड दे गो, ये कहाँ गए। ठीक है,
जो पहले सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट थे, ये आज के डेट में कहाँ गए? तो इसी के बारे में दिया देखो। द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, मतलब मैमल जो होता है जो लैंड पर रहते हैं उन सब में जो सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो कौन होता है? चीता होता है, ठीक है। इज एन यूनिक एंड द स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कैट फैमिली, बिल्ली की फैमिली से जो है ये क्या करता है? बिलोंग करता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर 8th में जो है क्लासिफिकेशन, तो ये कैट के कैटेगरी से क्या करता है? बिलोंग करता है। और ये कितना स्पीड से दौड़ सकता है? देखो 112 किलोमीटर पर आवर। सोच सकते हो इतना स्पीड से जब आप बाइक चलाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, 100 किलोमीटर पर आवर से जब एक्स्ट्रा भगाते हो गाड़ी तो आपको कैसा फील होता है? ये इतना स्पीड से खुद से दौड़ सकता है, ठीक है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपार्ड। अब बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीता क्या होता है और लियोपार्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं वैसे। चीता जो होता है उसकी एक स्पेशलिटी वो होती है वो दहाड़ नहीं सकता, जबकि लियोपार्ड जो होता है वो दहाड़ सकता है, ठीक है। चीता के बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है इस तरीके से ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं, जबकि लियोपार्ड में जो है क्या होते हैं? इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े जो है मिलते हैं और लाइन से रहती हैं उसके मुंह पे, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उसी चीज के बारे में दिया है कि नोज से लेके कॉर्नर तक जो है उसके आईज तक जो है क्या होते हैं? सेप्टल लाइंस जो है बने होते हैं, ठीक है। 20th सेंचुरी चीता वेयर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द अफ्रीका एंड एशिया। जब 20th सेंचुरी की बात करें तो उस समय ये चीजें ये हमको कहाँ मिलती थी? अफ्रीका और एशिया कंटिनेंट में जो है मिलती थी। Today, the Asian cheetah is nearly extinct due to the decline in the available habitat in the prey. लेकिन आज के डेट में ये पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से क्या हो गए हैं? खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए हैं? क्योंकि इनको जो कंडीशन चाहिए, जो हैबिटेट चाहिए रहने के लिए, वो उनके लिए सुटेबल नहीं रहा है, ठीक है। द स्पेसीज वाज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन द इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। इंडिया ने क्या किया है? इसको 1952 से ही क्या कर दिया है कि ये कहाँ है? एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जो है डाल दिया। मतलब इंडिया में आज के डेट में आप एशियाटिक चीता ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं और गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉजेस सच फियरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वहां पर मैंने आपको क्या बोला कि नेगेटिव इन्वायरमेंट या नेगेटिव फैक्टर्स ने जो उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनके डिक्लिनेशन के पीछे क्या है? बहुत बड़े रीजन है। तो देखो, if you look around you will be able to find out how we transferred nature into the resources obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife। अब इसके लिए रीजन को जानने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास ही क्या कर सकते हो? इस चीज को जो एक्सपीरियंस कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से हमने ह्यूमन बींग्स ने अपने ग्रीडी के लिए या अपने कामों के लिए क्या किया है? नेचर को और फॉरेस्ट को जो है किस तरीके से अंधाधुंध जो है बिना सोचे समझे जो है हमने उसका क्या किया है? डिक्लिनेशन करना स्टार्ट किया है। अब चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी काटना, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, ये सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट पर ही तो डिपेंड करते हैं। इवन जो आप लोग कॉपी लिखते हो, बुक्स पढ़ते हो, वो क्या है? पेपर है। पेपर किससे बनता है? पल्प से बनता है, ट्रीज के। तो पेपर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें जो है क्या करते हैं? हम लोग काट देते हैं। और आप लोग क्या करते हो? जब पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, अगर एक पेज में अगर एक लाइन कोई गलत हो गया तो तुरंत उसको फाड़ के फेंक देते हो, जो कि बहुत बड़ी गलत हैबिट है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, चाहे पेपर में आपको कितना भी गलती हो, फाड़ के उसको फेंकना नहीं है। क्योंकि अगर आप फाड़ के फेंक रहे हो मतलब आप एक ट्री के एक पार्ट को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। गलत हो गया उसको काटो, लेकिन उसके नीचे जो पेजेस बचे हुए हैं उसको तो यूज कर लो। या अगर वो पूरी तरीके से अनयूजफुल हो गया तो उसमें रफ वर्क तो कर सकते हो, अदर चीजें तो कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर को जो है आपको बचाना है, आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पेपर क्या करना है? सेव करना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप भी क्या करते हो? एक यहाँ पर जो है रीजन हो किसके लिए? फ्लोरा और फौना के जो है फिनिश होने के पीछे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आपका भी है, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो, ठीक है। देखो, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फेक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। अब हम लोग बात करें इंडिया में जो है इतना नेगेटिव इंपैक्ट किस समय जो है था, तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो था कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड मतलब आप समझते हो, हिस्ट्री पढ़े होगे, जहां पर जो है ब्रिटिशर्स जो है क्या होते हैं हमारे इंडिया में जो है क्या करते थे? गवर्न करते थे। तो उस समय जो इन लोगों ने क्या किया था? सबसे ज्यादा जो है इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को क्या किया गया था? डैमेज किया गया था। इससे पहले इंडिया में इतना डैमेज नहीं होता था।
इवन जो इंडिया का जो कल्चर था वो फॉरेस्ट से रिलेटेड था। आज भी अगर आप गांव में जाओगे, ट्राइबल्स एरिया में जाओगे, तो वहां पर बहुत सारे पेड़ों की पूजा की जाती है। ठीक है, पेड़ों की जो है उनकी पूजा की जाती है, बहुत सारे एक्टिविटीज की जाती है, मेला लगते हैं उन पेड़ों में, जंगलों के। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर जो गांव के लोग डिपेंड करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स लोग आए, तो ब्रिटिशर्स लोग आए तो इन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया, चाहे वो रोड बनवाना हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक बनवाना हो, चाहे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी भी चीज करना हो, उन लोग क्या करने लगे, इन फॉरेस्ट का जो है कटिंग करने लगे। अब फॉरेस्ट का कटिंग करने से उनको तो रिसोर्सेज मिलता था, क्योंकि अगर जो है फॉरेस्ट अगर कट हो जाएंगे तो एग्रीकल्चरल के जो एरिया है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, और एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो उनको टैक्सेस क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। ठीक है, और इवन इंडिया में जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है वुड्स मिलते हैं, जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, ये ऐसे ट्रीज के पार्ट, ये ऐसे ट्रीज हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है क्या होते हैं, टिकाऊ रहते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर ये रेलवे ट्रैक बनाते थे शुरुआत में जो है। ठीक है, ट्रैक बनाने में इसका यूज करते थे, विंडोज वगैरह बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में जो है यूज करते थे। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन जो है कॉलोनियल पीरियड में जो है हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो किस किस पर्पस के लिए हुआ, फॉर द एक्सपांशन ऑफ रेलवे के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल इन द साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड द माइनिंग एक्टिविटीज, जो चीज मैंने आपको बताया वही चीज है। Even after independence, agriculture expansion continues to be the one of the major cause of the depletion of the forest resource between 1951 and 1958। अब ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही क्या किया, इनका जो है एक्सप्लॉइटेशन किया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947, उसके बाद भी जो है 80 तक, 1980 तक जो है क्या हो गया, फॉरेस्ट का डिप्लेशन कंटिन्यूअसली जो है चालू था। ठीक है, क्यों चालू था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी। अब जमीन तो लिमिटेड अमाउंट में, उसको खींच के तो बड़ा नहीं कर सकते, तो क्या किया उन्होंने, एग्रीकल्चर करने के लिए लोगों ने जो है फॉरेस्ट की जो है कटिंग करनी चालू कर दी। ठीक है, तो इससे भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा एरिया क्या हो गया, फॉरेस्ट का कम हो गया। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो कि क्या करता है, फॉरेस्ट का देखरेख करता है और उनका सर्वे करता है कि कहां पर क्या है करके, जैसे आईयूसीएन इंटरनेशनल लेवल पर है ना, उसी तरीके से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर इंडिया। और इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार फॉरेस्ट सर्वे इंडिया के अनुसार, फॉरेस्ट एफएसआई बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे इंडिया के अकॉर्डिंग लगभग लगभग 26,000 जो है 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, जंगल को या फॉरेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। सोच सकते हो कितना बड़ा कटिंग जो है हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया हैव बीन द डिफॉरेस्टेड ऑफ द डिग्रेडेड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पर एक वर्ड आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्लैश हो गया, बन हो गया, एग्रीकल्चर। स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और कुछ नॉर्थन इस पार्ट और हो गए, यहाँ पर एक ट्रेंड जो है ट्राइबल्स का बहुत चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको झूम, झूम खेती बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो ट्राइबल्स होते हैं, ये 1 साल 2 साल तक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जाएंगे और वहां का जो फॉरेस्ट है उसको काट देंगे। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, जैसे ही उनको फील होता है कि अब ये जो जमीन है ये काम के लायक नहीं है, मतलब फर्टाइल नहीं है, अब ये क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर जो है किसी दूसरे जगह चले जाएंगे। ठीक है, फिर वहां के जंगल को काट देंगे और फिर वहां पर एग्रीकल्चर करेंगे। तो जब ये जंगल को काटते हैं तो उसको जलाते हैं, तो जलाने से क्या होता है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, उसके अलावा एसेस बचता है, राख बचता है। तो ये क्या करते हैं, ये जमीन को क्या कर देते हैं, बैरन कर देते हैं। ठीक है, और बार बार ये क्या करते हैं, हर साल 2 साल 3 साल में जो है ग्रुप्स में जो है क्या करते हैं, बड़े बड़े लार्ज एरिया को क्या करते हैं, कटिंग जो इस तरीके से कर देते हैं, जो कि क्या एक डिफॉरेस्टेशन का भी क्या है, एक रीजन। समझ में आ गया ये। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। वही चीज बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो फॉरेस्ट का डिप्लेशन होने का जो रीजन है, क्या वो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज है। तो हाँ, बहुत हद तक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फॉरेस्ट को, ट्रीज को जो है काट काट कर जो है क्या किया था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया था। यहाँ से लकड़ी काटते थे, ब्रिटेन भेजते थे, लकड़ी का जो सामान बनाते थे, चेयर बनाते थे, बेड्स बनाते थे, रेलवे ट्रैक्स बनाते थे, उसको वो बेचते थे। तो कहीं ना कहीं उनके भी जो है कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 100% उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो चले गए थे आज से जो है लगभग लगभग 70 साल पहले, लेकिन आज भी तो हम लोग क्या है, हमारा फॉरेस्टेशन ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं
डैमेज करने में जो है कॉलोनियल रूल जो है बहुत हद तक क्या है, हाँ उनका जो है कंट्रीब्यूशन है, उसी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। इसके अलावा जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे इंडिया क्या था, बहुत गरीब था, हमारे पास खाने के लिए चावल नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो है बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है क्या किए, लॉन्च किए। चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चरल के लिए हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने स्कीम जो है लॉन्च की, जिसके कारण भी क्या हुआ, फॉरेस्ट का जो है लॉस हुआ। अब ये क्या क्या थे देखो, जैसे अगर आप कहीं पर डैम बनते देखते हो तो डैम बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक बहुत बड़े लार्ज फॉरेस्ट को जो है कटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हम लोग, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ये नर्मदा सागर जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, मतलब नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, ताकि जो है जहां पर पानी जो है सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं पहुंच पाता है वहां पर जो है डैम्स बनाकर जो है कैनल्स के थ्रू जो है वहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है। जैसा राजस्थान हो गया, ये एरिया ऐसा जहां पर पानी बहुत कम अमाउंट में है, तो जब नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बन जाएगा, डैम बन जाएगा, तो कैनल्स के थ्रू यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी जो है अलग अलग जगह पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये इतने बड़े लार्ज एरिया पर बन रहा है कि जिसके कारण से जो है क्या किया गया, बहुत लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट को जो है क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। और लगभग कितना किया गया देखो, 40,000 हेक्टेयर जमीन को जो है क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया डैम्स वगैरह की बात, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि गलत कामों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी 40,000 हेक्टेयर मतलब जमीन, समझ रहे हो, इतने बड़े फॉरेस्ट की जो कटिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए ही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग जो है, माइनिंग भी क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, माइनिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। द Byoksar Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the outgoing dolomite mining. Dolomite क्या होता है, एक तरीके का जो है क्या होता है, मिनरल्स होता है, डोलोमाइट आयरन का एक टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल में जो है एक टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्योक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके आसपास जो है क्या है, ये जहां पर ये टाइगर रिजर्व है ना, इसके आसपास जो है फॉरेस्ट है, इसके आसपास जो है मिनरल्स एरिया है, जहां पर डोलोमाइट मिलता है। तो डोलोमाइट का जब एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं होता होगा, जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो मशीनें चलती हैं, फ्यूल यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, तो इसके कारण से जो है ये क्या हो गया है, खतरे में पड़ गया। कौन सा, ब्यूक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट बंगाल में। और पर्पस क्या है, माइनिंग करने के कारण। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर तो माइनिंग और सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो माइनिंग जब सबसे ज्यादा होती है तो बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स का जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस फिनिश हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनकी रुक जाती है, तो उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, एयर का प्यूरिफाई नहीं कर पाते। तो मिनरल्स जो होता है, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा जो है क्या है, इसका रीजन है डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। अब इसके कारण से क्या हो गया देखो, द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। अब देखो, जो जंगल में एलिफेंट्स वगैरह या टाइगर वगैरह, चीता वगैरह जो रहते हैं, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि ये क्या हो गया, किसी गांव में घुस गए करके, ठीक है। वाइल्ड एलिफेंट जो होते हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जब आप अंबिकापुर साइड जाओगे, ठीक है, अंबिकापुर सरगुजा साइड जाओगे तो वहां पर सुनोगे कि हाथियों का जो दल है वो क्या हो गया, घर को तोड़ दिया, लोगों को मार दिया, घर जा रहे थे लोगों को पकड़ कर जो कुचल दिया, ऐसे न्यूज जो है सुनने को मिलते हैं। ऐसे न्यूज सुनने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये सब एरियाज ऐसे हैं, जैसे सरगुजा हो गया, बस्तर हो गया, जहां पर जो है मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जंगल है, और स्पेशली जंगल वगैरह में जहां पर पहाड़ वगैरह होते हैं वहां मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो उनका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो उनका हैबिटेट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। जब उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा, उनको प्रॉपर खाने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक कहावत भी है, वैसे भी जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो वही चीज है, ठीक। उन लोग भी क्या करते हैं, जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर क्या करेंगे, अपने खाने के तलाश में जो है किसी दूसरे जगह तो जाएंगे ही, ठीक है। तो इसी कारण से ये सब चीजें जो है होती हैं। आगे देखते हैं, many forest and the environmentalists hold the view of the greatest degradation factor behind the depletion of the forest resources are the grazing। अब एक तो हो गया क्या, डैम्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए कटिंग होती है, दूसरा हमने पढ़ लिया मिनरल्स, ठीक है। देखते जाओ, आपको जो है सोशल में ना आप लोग रटते हो, रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने चैप्टर समझ लिया आप इजीली आंसर कर सकते हो। जैसे पूछेगा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द डिप्लेशन बिहाइंड डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट, डिप्लेशन, फॉरेस्ट के डिप्लेशन होने के पीछे क्या क्या रीजन है। पहला रीजन क्या करोगे,
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लिखोगे। दूसरा क्या, गवर्नमेंट की हिम्मत लिखना, ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिखना, ठीक है, ये लिखना, लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। दूसरा लिखना एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तीसरा लिखना देखो यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, यहाँ पर जो है लोग क्या करते हैं, कैटल्स को, अपने एनिमल्स को जो ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वो ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाते हैं तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे ट्रीज जो अभी बड़े नहीं हुए हैं इनको ये खा जाते हैं, ठीक है, और जहां पर ये चलते हैं वहां के छोटे छोटे जो प्लांट्स उसको भी दबा देते हैं तो वो मर जाते हैं, और वहां पर अपने बहुत सारे वेस्टेज को छोड़ देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो बैरन हो जाता है। तो तीसरा रीजन ये हो गया। चौथा रीजन क्या लिखोगे, फ्यूल वुड कलेक्शन। जो गांव के लोग हैं आज भी क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज करते हैं, और लकड़ी कहाँ से लेके आते हैं, जंगल से लेके आते हैं। तो ये रीजन है जिसके कारण से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। थ्रू देयर में बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गुमेंट एट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जहां पर जो है क्या हो रहा है, कुछ अच्छे काम जो है हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए 4 रीजन। पांचवा रीजन आप क्या लिखोगे, पांचवा रीजन लिखोगे फ्यूल के यूज के कारण, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जो बाइक्स वगैरह, कार्स वगैरह से जो है निकलने वाले जो फ्यूल्स होते हैं वो इनके पीछे के रीजन है। पांचवा लिखोगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। ये सब ऐसे आप 5-6 पॉइंट्स जो है क्या कर दोगे, लिख दोगे कि इसके पीछे का रीजन ये है करके, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आप पढ़ लेना, ठीक है, कुछ चीजें दी गई हैं, थोड़ा सा अभी जो है पढ़ो। नेक्स्ट देखो, द हिमालयन यू इन ट्रबल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हिमालय रीजन पे जो है स्पेशली जो है क्या, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है, उत्तराखंड में जो है, ये ऐसा रीजन है जहां पर ये एक टाइप का जो है प्लांट्स या ट्रीज जो है हमको मिलता है, जो कि हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है, हरा भरा रहता है, ठीक है। और इसका यूज जो होता है बहुत सारे जो है कैंसर वगैरह जैसे बीमारियों के ट्रीटमेंट में जो है इसका यूज किया जाता है बहुत पुराने समय से। लेकिन ड्यू टू चेंज इन द इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोलॉजिकल कंडीशन, ये जो यू है, हिमालयन यू, ये क्या हो गया, ट्रबल में हो गया, ठीक है। ये भी अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। तो उसी चीज के बारे में जो यहाँ पर ये बताया है, ठीक है। कुछ अच्छे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, देखो, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, कुछ ट्रैवल्स जो गर्ल्स हैं क्या कर रहे हैं, बैम्बो सैम्पलिंग इन अ नर्सरी एट अ मोखाली नियर द साइलेंट वैली, वहां पर ये लगा रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या कर रहे हैं, माइनर जो है क्या हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट से जो मिलता है उन चीजों को ये बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लीफ लेटर कलेक्शन बाय द वुमेन फॉक, यहाँ पर जो है जंगल से मिलने वाली चीजों को ये कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये ट्राइबल्स जितने भी जो होते हैं, ये अगर फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं या फॉरेस्ट के सामानों को जो है यूज करते हैं, लेकिन उसके बदले इन लोग क्या करते हैं, वापिस से प्लांटिंग भी करते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है इनको जो है रीजन नहीं मान सकते कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो डिफॉरेस्टेशन के पीछे के क्या है, कारक है, ठीक है। ये जितना यूज करते हैं फॉरेस्ट को, उसके कहीं ज्यादा ये क्या करते हैं, दे भी देते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, और क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे। देखो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, हंटिंग करना मतलब इलीगली हंटिंग करना, पोचिंग करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग इन द फॉरेस्ट फायर इन आर फैक्टर्स। अब देखो एक और आपको सबसे बड़ा रीजन मिल गया, देखो फॉरेस्ट के कम होने का 5 पॉइंट तो मैंने बता दिया था आपको। छठवां पॉइंट आप लिखोगे नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, ये सब आते हैं, वोल्केनो आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, गर्मी के दिनों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो सूखी लकड़ियां होती हैं, पत्ते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आग लग जाती है उन पर। जब एक पर आग लगती है तो वो आग क्या होता है, फैल कर जो है बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाता है, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड फायर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने नहीं किया, नेचर के टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है क्या हो गया, वो आग लग गया। और क्या, नेचर क्या, हम ही तो है रीजन, नेचर में टेम्परेचर क्यों बढ़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके पीछे हम ही लोग एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यू टू नेचर के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण होता है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली देखोगे ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वाले जगह पर जो है क्या हो गया, मेलबर्न सिडनी वाले एरिया पे बहुत बड़े फॉरेस्ट पर क्या हो गया था, आग लग गया था, ठीक है। उसके अलावा जो अमेजोन अमेजोन है, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजोन जो है क्या है, एक अमेजोन तो आपका वो है जिसमें आप क्या करते हो, ऑनलाइन परचेसिंग करते हो, ठीक है। ब्राजील, ये जो है ब्राजील का एक जंगल है अमेजोन, अमेजोन एक रिवर भी है जो यही से फ्लो होती है। तो अमेजोन फॉरेस्ट पर क्या हुआ था, अभी जो है 2019 के अगस्त के आसपास जो है बहुत बड़े लेवल पर क्या हो गया था, आग लग गया था, ठीक है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा पेड़ पौधे जल के मर गए थे। और अभी
2019 दिसंबर के आसपास की ही बात है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो गया था, पानी के कमी के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां जंगलों में जो है आग लग गया था। ठीक है, इसीलिए वहां पर क्या किया गया, पानी की कमी के कारण जो है 10,000 कैमल्स को जो है मार दिया गया। ठीक है, सोच सकते हो कि ऐसा कंडीशन भी हो चुका है कि पानी कम पड़ जा रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए करके, जो कैमल्स जो होते हैं उनको मार दिया जा रहा है। जबकि कैमल्स जो होते हैं जब ये एक बार पानी पीते हैं तो ये कम से कम 20 से 1 महीने तक क्या कर सकते हैं, विदाउट पानी जो है सरवाइव कर सकते हैं। जब ऐसे एनिमल्स को मार दिया जा रहा है तो सोचो कि इन्वायरमेंट जो है किस कंडीशन पर जो है आपने डैमेज कर दिया है, या हमने नहीं, आपने नहीं, कहीं ना कहीं हम सब ने मिलकर जो है क्या किया है, ग्रिडी के लिए, अपने ग्रिड के लिए डैमेज कर दिया है, जिसका नुकसान इंसान को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, लेकिन किसको भुगतना पड़ रहा है, एनिमल्स को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आपको कैसे नहीं भुगतना पड़ रहा है, जब आपको गर्मी लगती है तो आपके पास कूलर है, एसी है, सब चीजें हैं, साइंस ने सबको बना कर दी है, तो इम्पैक्ट किसको हो रहा है, उन एनिमल्स को हो रहा है। कर कोई और रहा है और भुगत कोई और रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रप्शन आर द अनइक्वल एक्सेस, इन इक्विटेबल जो है कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। एक और रीजन आपको, छठवां रीजन यहाँ पर क्या मिल गया कि फॉरेस्ट के कम होने का या इन्वायरमेंट के डैमेज होने का, डिस्ट्रक्शन होने का रीजन क्या है, अनइक्वल एक्सेस। मतलब लोगों का जो है पहुंच जो होता है रिसोर्सेज तक वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, या अनइक्विटेबल कंजम्पशन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, अनइक्वल एक्सेस लिख लेना, या फिर अनइक्विटेबल जो है क्या करना, कंजम्पशन लिखना। ठीक है, असमान पहुंच। ठीक है, हिंदी में देखो क्या होता है, इसमें देखते हैं हम लोग, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एनवायरमेंट वेलबींग, ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड countries is often cited in the cause of the environmental degradation. However, in the average American consumer 40 times more resources than the average Somalia. ठीक है, देखो दुनिया के लगभग लगभग 1/3 जो मेन जो सिटीज हैं वो कैसे बने हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को जो है या इन्वायरमेंट को डैमेज करके ही बने हुए हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं उनका जो कंजम्पशन है रिसोर्सेज का वो भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका के जो लोग हैं उनका जो कंजम्पशन है वो सोमालिया के लोगों के कंजम्पशन से क्या है, 40 गुना ज्यादा है। मतलब वो इन्वायरमेंट का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, कौन, अमेरिकन। Similarly, probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. The former shared minimum responsibilities for the environmental well-being. The question is who consuming what, from where and how much. ठीक है, तो एक जगह क्या है कि बहुत कम यूज किया जा रहा है और सेव करके रखा जा रहा है, दूसरे जगह पर क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, व्हाट, फ्रॉम, वेयर एंड द हाउ मच। ठीक है, क्या, कहां और कितना कोई कंज्यूम जो है कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है डैमेज जो है हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक और टॉपिक देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इश्यू। मतलब ये जो फॉरेस्ट की कटिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना, वाइल्ड लाइफ का जो है कम हो जाना, ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके कारण हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। Such losses have the increasingly marginalized and the improvised many indigenous and the other forest department communities who directly dependent on the various of the compounds in the forest and the wildlife for the food. ये उन लोगों के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो कि क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो है फॉरेस्ट पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे फॉरेस्ट से क्या मिलता है, उनको ड्रिंकिंग करने के लिए चीजें मिलती है, जैसे नारियल हो गया, मेडिसिन मिलती है, कल्चरल स्पिरिचुअलिटी मिलती है, ये सब क्या हो रही है, इनकी डैमेज हो रही है। और रिसेंटली अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट का जो रिसोर्स आया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो अभी हम लोग चल रहा है, वो कहीं न कहीं किसके कारण से हुआ है, कहीं न कहीं इन्वायरमेंट के डैमेज के कारण से कोरोना, इबोला, ठीक है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इस तरीके की बीमारियां जो है फॉरेस्ट के कटिंग के कारण ही क्या हो रही हैं, पैदा हो रही हैं करके। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, in many societies women bear the major responsibilities of the collection of the fuel. बहुत ट्रैवल्स, स्पेशली ट्रैवल्स वाले जगह पर जो है क्या होता है, जो वुमेन्स जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, फ्यूल का कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, बेसिक सब्सटेंस हो गया, नीड हो गया। As their resources are depleted,
the drudgery of women increase and the sometimes they have to walk for the more than 10 kilometers to collect these resources. ये कंटिन्यूअसली एक जगह के रिसोर्स को यूज करते जाते हैं और कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन के कारण वाटर का जो ग्राउंड लेवल वो भी क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो इसके कारण से जो ट्रैवल्स एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपने पानी के कलेक्शन के लिए 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्पेशली राजस्थान का एग्जांपल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि राजस्थान के लोग पानी पीने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर तक जो है जाते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है, ठीक है, वहां पर भी गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग पूरे का पूरा गांव छोड़कर ही भाग जाते हैं क्योंकि पानी ही नहीं मिलता है। ठीक है, दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द वुमेन। अब सोचो भाई कि 10 किलोमीटर जो है क्या करेंगे, पैदल जाएंगे पानी लेने के लिए। और ये जो काम है ये हमारी कल्चर है, हमारी सोसाइटी में जो है सिर्फ वुमेन्स को ही दिया गया है। ठीक है, कि वुमेन्स जो है खाना बनाएगी, वही पानी लेकर आएगी, वही बर्तन धोएगी, वही सब चीज करेगी। तो सोचो 10 किलोमीटर अगर कोई वुमेन पानी लेने जा रही है, 10 किलोमीटर जाने का और 10 किलोमीटर आने का, 20 किलोमीटर वो वुमेन पानी को लेने के लिए सफर कर रही, तो सोचो कि उसका फिजिकल कंडीशन क्या होगा। ठीक है, कितना ज्यादा उसको जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो है होगी। ठीक है, अब ये तो उस वुमन पर होगा ही, साथ ही साथ उसके जो बच्चे हैं उन पर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, because of the increased hour of the work which often has the serious social implication। अब इसके कारण उनके घर में क्या होगा, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे जो उनके जो हस्बैंड है या जो मेन है वो क्या बोलेंगे, अभी तक खाना नहीं बना, अभी तक पानी नहीं लेके नहीं आए। ऐसे बहुत सारे जो है क्या होते हैं घरेलू प्रॉब्लम्स जो है क्या होते हैं इसके कारण से पैदा होते हैं। ठीक है, द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवर ड्रफ और द डिफॉरेस्टेशन इंड्यूसेस फ्लड्स। इसके कारण क्या होते हैं, फ्लड्स भी आते हैं। ठीक है, also hits the poor and the hardest poverty in these cases of the direct outcomes of the environment destruction। डायरेक्ट इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन से फ्लड आते हैं। अब फ्लड आने के कारण क्या होता है, जो जो पुअर लोग होते हैं उनके घर क्या होते हैं, उनके घर हो गए, उनके रिसोर्सेस हो गए, उनके एनिमल्स हो गए, बाढ़ में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो इतना मेहनत से घर बनाए रहते हैं, बाढ़ आने के कारण क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो फिर अगले साल जो है उनको मेहनत करके फिर घर बनाना पड़ता है। एक तो ऐसी पैसे की तंगी और हर साल ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट जो लोग होते हैं उन पर भी क्या होता है, इसका इम्पैक्ट जो है होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, देखो आर वाइटल द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्वायरमेंट इन द सबकंटिनेंट, इट इज इंप्लीकेटेड अडॉप्ट टू द साउंड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। वही चीज बोल रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं क्या होती हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण ही जो है होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में देने का रीजन ये है कि अब आगे चलकर जो है जो काम अभी के लोग जो कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने जो है ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना होगा। ठीक है, 16 साल की लड़की है ग्रेटा थनबर्ग करके। ठीक है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो थनबर्ग। ठीक है, ये क्या कर रही है, 16 साल की लड़की है जो कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है बिना सोचे समझे जो है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये आवाज उठाती है। ठीक है, 16 साल की लड़की सोचो वो आइकन बन चुकी है, ग्लोबल लेवल पर जो है आइकन बढ़ चुकी है और हर फ्राइडे को जो है क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो गवर्नमेंट से उनके खिलाफ कि आप क्या कर रहे हो, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी जो 50 साल के जो आदमी वो 20 साल या 25 साल में मर जाएंगे, लेकिन जो अभी 16 साल की लड़की है उसको तो अभी 50 साल जिंदगी जीना है। तो 50 साल तक इस तरीके से अगर जो है डैमेज होता रहा तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो वो क्या कर रही है, लोगों को जो है अवेयर कर रही है। तो आप भी, आपकी भी एज 10th क्लास में मतलब 15 से 16 साल है, तो आप भी अपने घर के लोगों को, अपने रिलेटिव के लोगों को क्या कर सकते हो, जो है उनको समझा सकते हो कि किस तरीके से जो है आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। अभी हमने देखा पॉल्यूशन का एक कॉज क्या है, फॉसिल फ्यूल, बाइक्स कार से निकलने वाले जो धुएं हैं, तो इसको भी आप कम कर सकते हो। बाइक्स की जगह आप क्या कर सकते हो, साइकिल चला सकते हो, पैदल जा सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको अपने घर से 2 किलोमीटर दुकान जाना है तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, कार में जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत चीज है, आप पैदल जा सकते हो जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, पैसा भी बचेगा। तो ये सब चीजें जो है हमको क्या करनी पड़ेगी, एडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है क्या क्या एक्शन ले रही है फॉरेस्ट को बचाने के लिए और किस हद तक जो है गवर्नमेंट क्या है सक्सेसफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।